एवरीबॉडी, स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का लॉ वाला पे। मैं हूँ इसरा खान और आज आप लोगों के लिए सीपीसी का सबसे धमाकेदार सेशन लेके आई हूँ। आज हम लोग अपने रैपिड रिवीजन की क्लास में सीपीसी के जितने भी सेक्शंस हैं उनको कवर करने वाले हैं और बहुत अच्छे से हम लोग समझेंगे क्या स्कीम है सीपीसी की, किस तरह से सेक्शंस डिवाइडेड हैं। इन सारी चीज़ों को हम लोग समझने वाले हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जितने भी सेक्शंस आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से होने वाले हैं वो मैं स्पेशली आपको नोट डाउन कराने वाली हूँ। ये क्लास हर एक लॉ स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है, चाहे वो जुडिशरी एस्पिरेंट्स हो, चाहे वो एलएलबी स्टूडेंट्स हो। इनफैक्ट बहुत सारे क्लैट स्टूडेंट्स ये पूछते हैं क्या सीपीसी सीआरपीसी जैसे सब्जेक्ट्स क्लैट के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, जितने भी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, हर एक लॉ में एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट निकल के आता है, तो हर लॉ का आपको फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जानना होता है क्योंकि क्लैट में आपका लीगल एप्टीट्यूड चेक किया जाता है। तो अगर उस फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को आप नहीं जानोगे तो आप लॉ का यानी कि लीगल एप्लीकेशन नहीं कर पाओगे। तो यू हैव टू नो एवरी बेसिक थिंग व्हाट अ लॉ कंटेन्स। इतनी बात समझ लीजिए। आज का सेशन शुरू करने से पहले मैं मेक श्योर करना चाहती हूँ आप लोगों के पास बेयर एक्ट होनी चाहिए आप लोगों के सामने, जैसे कि मेरे पास है। कहीं पे भी हम लोगों को सेक्शंस में ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग बेयर एक्ट से रिवाइज करते हुए चलेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट और मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि इस सेशन में जितने भी सेक्शंस होने वाले हैं ये रैपिड रिविजन के फॉर्म में होने वाले हैं। तो ये सारे जुडिशरी एस्पिरेंट्स या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है क्योंकि इसमें सेक्शंस का आपका रिवीजन हो जाएगा। तो ये बहुत डिटेल में नहीं होंगे, लेकिन हाँ आपको हर एक सेक्शन का ओवरव्यू मिलने वाला है। क्योंकि इतनी डिटेल में मैं स्पेसिफिकली इस लेक्चर में इसीलिए नहीं लेके आई हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स लगभग 80% सेक्शंस जो है मैं ऑलरेडी अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कवर कर चुकी हूँ। 44 प्लस लेक्चर्स हैं हमारे सीपीसी के हमारे लॉ वाला के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो आप देख सकते हैं हर एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है आपका। आज का सेशन शुरू करते हैं और अच्छे तरीके से हम लोग अपना रिवीजन करते हैं सीपीसी के सेक्शंस का। तो चलिए शुरू करते हैं। बेयर एक्ट को तैनात रखिएगा। बेयर एक्ट आपके लिए कुरान, बाइबल, गीता सब कुछ होनी चाहिए, ठीक है। तो बेयर एक्ट आपके सामने जो भी लॉ स्टूडेंट है ना वो बेयर एक्ट को अपने दिल से लगा के रखा करें, ठीक है, क्योंकि बेयर एक्ट ही है जो आपके काम आने वाली है। तो अब आज के सेशन में क्या होने वाला है, हमारे डेली टारगेट जो 5-6 हुआ करते थे वो अब 1 पे आ गए हैं। अब 1 ही हमारा डेली टारगेट है। जितने भी इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं उनको हम लोगों को धुआं करना है। अब देखिए सीपीसी की अगर हम लोग बात करें तो 2 डेट्स आपको याद रखनी है। एक है 21 मार्च 1908 और एक डेट है 1 जनवरी 1909। कुछ भी आपको भूल जाओ सीपीसी में, लेकिन ये 2 डेट्स मत भूलना। यहाँ पे जो इनैक्टमेंट है वो पास किया गया था पार्लियामेंट के द्वारा, ये एक्ट बना था और ये इफेक्ट में आया था सीपीसी कब, 1 जनवरी 1909। क्लियर हो गई बात। अब सीपीसी में 51 ऑर्डर्स हैं और ऑर्डर्स जितने भी इंपॉर्टेंट हैं, इनफैक्ट सारे ऑर्डर्स मैं रिवाइज कराऊंगी, डिटेल में नहीं लेकिन एक ओवरव्यू दूंगी, सारी चीज़ें आपके फिंगर टिप्स पे आ जाएंगी, ठीक है। 51 ऑर्डर्स हैं और सेक्शंस कितने हैं, 158 सेक्शंस हैं। 158 सेक्शंस हैं जो कि 11 पार्ट्स में 11 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इतनी बात क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं डायरेक्टली सेक्शंस पे। सबसे पहला सेक्शन क्या बात करता है, शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट और एक्सटेंड की बात करता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सटेंड की बात करें अगर तो सीपीसी जो है वो नागालैंड और ट्राइबल एरियाज पे नहीं एप्लीकेबल होता है। जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर पे अब ये एप्लीकेबल होने लगा है आफ्टर द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019। इसके बाद से ये आपके जम्मू एंड कश्मीर पे भी एप्लीकेबल है। तो फर्स्ट सेक्शन जो है वो बेसिकली शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट और इसके एक्सटेंड की बात करता है। ये कमेंस कब से होगा, 1 जनवरी 1909 से कमेंस होगा और एक्सटेंड कितना है ये बताता है। सेक्शन 2 जो है, सेक्शन 2 को हम लोग स्पेसिफिकली डिटेल में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, लेकिन इसको हम लोग अभी डिस्कस भी करेंगे। कौन सी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन सीपीसी की हैं वो हम लोग अभी डील करेंगे इसके बाद।
थर्ड सेक्शन की बात करें, सब ऑर्डिनेशन ऑफ कोर्ट्स की बात करता है। ये कहता है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है वो हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट होगा। साथ ही साथ ये कहता है कि जो भी कोर्ट्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के इंफीरियर होंगे उसके सबऑर्डिनेट होंगे, या फिर स्मॉल कॉजेस कोर्ट्स हैं अगर वो कोर्ट्स जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सबऑर्डिनेट हैं, या फिर स्मॉल कॉजेस कोर्ट, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एज वेल एज द हाई कोर्ट दोनों ही के सबऑर्डिनेट होंगे। तो ये सब ऑर्डिनेशन ऑफ कोर्ट की बात करता है। क्या हायरार्की है? सेक्शन 4 जो है सेविंग क्लॉज है, सेव करता है किसको? कोई भी स्पेशल लॉ है या कोई लोकल लॉ है, कोई भी स्पेशल लॉ या लोकल लॉ इसको सेव करता है, सेक्शन नंबर 4। और सेक्शन नंबर 5 इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बात करता है एप्लीकेशन ऑफ द कोड टू रेवेन्यू कोड, यानी कि कोई भी ऐसा प्रोविजन जो रेवेन्यू कोड पे एप्लीकेबल है या कोई भी ऐसा प्रोविजन जो रेवेन्यू कोड्स पे एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, तो ऐसे केसेस में स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगा कि कौन सा वो प्रोविजन है सीपीसी का जो रेवेन्यू कोड्स पे आप एप्लीकेबल कर सकते हो। ये बात है आपके सेक्शन नंबर 5 में। सेक्शन 6 बात करता है पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन की। ये कहता है कोर्ट अपने पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन, जो उसका पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन है उसको एक्सीड करने पे रोक लगाता है। सेक्शन 6 क्या कहता है? देखिए, सेक्शन 6 कहता है कि सेव इन सो फार एज इज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड, नथिंग हियर इन कंटेन शैल ऑपरेट to give any court jurisdiction over the suits the amount or value of the subject matter of which exceeds the pecuniary limits। exceed नहीं करेगा, इससे ज़्यादा पावर आपको नहीं मिलेगी। जो सब्जेक्ट मैटर है उसका अमाउंट क्या है, सब्जेक्ट मैटर का अमाउंट क्या है, उससे ज़्यादा आप एक्सीड नहीं कर सकते हो। सेक्शन 7 प्रोविंशियल स्मॉल कॉज कोर्ट की बात करता है और सेक्शन 8 प्रेसिडेंसी स्मॉल कॉज कोर्ट की बात करता है। अब हम लोग आ जाते हैं अपने सेक्शन नंबर 2 पे, जो डेफिनेशन क्लॉज है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सीपीसी की जान है ये क्या है? सीपीसी की जान है। जैसे आप लोगों की कोई ना कोई जान होगी, उसी तरह से सेक्शन 2 जो है वो सीपीसी की जान है। सबसे पहला सेक्शन 2 का सबसे पहली डेफिनेशन है कोड की। कोड आपको जानना इसीलिए ज़रूरी है, कई बार प्रीलिम्स में पूछ लिया गया है कि कोड क्या होता है। तो कोड यहाँ पे बस बेसिकली आपको याद रखना है, कोड इंक्लूड्स रूल्स। डिक्री बहुत डिटेल में करा चुकी हूँ, एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री और डिक्री करा चुकी हूँ आपको। तो डिक्री की डेफिनेशन, आई थिंक डिक्री की डेफिनेशन जो है वो प्रीलिम्स, मेंस, लॉ एग्जाम्स हर कहीं पूछी जाती है, याद रखिएगा। डिक्री इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। 2 का 3 डिफाइन करता है डिक्री होल्डर को, कौन होगा डिक्री होल्डर। सेक्शन 2 का 5 जो है वो बात करता है फॉरेन कोर्ट की। सिमिलरली 6 जो है वो बात करता है फॉरेन जजमेंट की। 7 में आपको मिलेगा गवर्नमेंट प्लीडर, 8 में जज, 9 में जजमेंट और 10 में जजमेंट लेटर। तो ये तीनों जज आपको मिलेंगे, जहाँ पे 8 में जज डिफाइंड है, 9 में जजमेंट और 10 में जजमेंट लेटर। एक तरह से आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, 10 में डिक्री होल्डर और 9 में डिक्री होल्डर और 10 में जजमेंट लेटर, या फिर 8, 9, 10 करके भी याद कर सकते हैं। 11 बड़ी ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है लीगल रिप्रेजेंटेटिव की। आइए देखते हैं क्या कहती है डेफिनेशन। लीगल रिप्रेजेंटेटिव मीन्स अ पर्सन हु इन लॉ रिप्रेजेंट्स द एस्टेट ऑफ अ डिसीज पर्सन। तो वो इंसान जो डिसीज पर्सन है उसके एस्टेट को रिप्रेजेंट करता है, उसको हम लोग कहते हैं लीगल रिप्रेजेंटेटिव या LR। ठीक है। 12 वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, मेने प्रॉफिट्स। 13 मूवेबल प्रॉपर्टी। 14 ऑर्डर। 15 में प्लीडर मिलेगा आपको। 16 में प्रिस्क्राइब्ड का डेफिनेशन जो है ये भी कई बार पूछी गई है। तो प्रिस्क्राइब्ड को क्या कहा जाएगा? प्रिस्क्राइब्ड कैसे माना जाएगा? प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स। 17 में पब्लिक ऑफिसर और 20 में साइंड। ठीक है। और साइंड की डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है, जितनी छोटी छोटी डेफिनेशन है ना ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो साइंड यहाँ पे सेव इन द केस ऑफ जजमेंट और डिक्री, इट इंक्लूड्स स्टैम्प्ड। तो यहाँ पे इसको स्टैम्प्ड भी माना जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो ये डेफिनेशंस ऐसी हैं जिनको आपको याद, मतलब नंबरिंग से याद कर लेना है और इसको समझ लेना है कि कहाँ पे क्या दिया हुआ है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट इसमें जो है वो निकल के आएगी आपकी जजमेंट लेटर JD और आपकी डिक्री होल्डर। ऑर्डर मूवेबल प्रॉपर्टी मेने प्रॉफिट भूलना ही नहीं है। LR और आपका ये जो मेने प्रॉफिट की डेफिनेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम लोगों ने सेक्शंस 8 तक के देख लिया, अब हम लोग बात करेंगे सेक्शंस 9 से लेकर के 14 तक की। सूट्स इन जनरल पे हम लोग आ गए हैं। ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट एंड रेस जुडिकाटा। सारे ही सेक्शंस मैंने सेपरेटली पर क्लास एक एक क्लास में डिस्कस किए हैं, डिटेल में किए हैं।
बात करें अगर सेक्शन 9 की, वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारे सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सब में अपना अपना स्पेसिफिक सवाल बनता है। आई होप यू ऑल नो दैट। सेक्शन 9 कहता है कोर्ट्स टू ट्राई ऑल सिविल सूट अनलेस बार्ड। अब यहाँ पे एक्सप्रेस या इम्प्लाइड बार्ड दोनों हो सकता है, दोनों ही एक्सप्लेनेशन इस पॉइंट पे इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेनेशन 1 कहता है अगर राइट टू प्रॉपर्टी या राइट टू ऑफिस जो है वो कॉन्टेस्ट किया गया है, सिविल नेचर का है, नॉटविथस्टैंडिंग सच राइट में डिपेंड एंटायरली ऑन द डिसीजन ऑफ क्वेश्चंस एज टू रिलीजियस राइट्स और सेरेमनीज। यहाँ पे क्या अ सूट इन विच द राइट टू प्रॉपर्टी और एन ऑफिस इज कॉन्टेस्टेड इज अ सूट ऑफ सिविल नेचर, एक्सप्लेनेशन 1। और एक्सप्लेनेशन 2 यहाँ पे फीस के बारे में बात करता है। कोर्ट्स टू ट्राई ऑल सूट्स, यहाँ पे क्लियरली डेक्लेरेटरी सेक्शन है, कहता है द कोर्ट शैल सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस हियरिन कंटेन हैव द जुरिसडिक्शन टू ट्राई ऑल सूट्स ऑफ सिविल नेचर, ठीक है। इस पे हम लोगों ने दूलाबाई का जो केस है वो किया हुआ है, एक्सप्रेसली इम्प्लाइडली बार्ड नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गई बात। सेक्शन 10 रेस सबजुडिस। रेस सबजुडिस, रेस सबजुडिस के क्या एसेंशियल्स हैं? सेम पार्टीज होनी चाहिए दोनों सूट्स में, सेम टाइटल होना चाहिए दोनों सूट्स का, सब्जेक्ट मैटर दोनों सूट्स में भी सेम होना चाहिए, कोर्ट कॉम्पिटेंट होने चाहिए, कॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट्स, और 2 सूट्स होने चाहिए हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये बात है कि 2 कोर्ट्स हैं, एक कोर्ट में सूट पेंडिंग चल रहा है, आप दूसरे कोर्ट में जाते हैं कि हमारा सूट इंस्टीट्यूट करने के लिए। तो यहाँ पे जो है एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट है वो बार्ड नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ जो ट्रायल होता है वो बार्ड होता है। और इस पॉइंट पे शिवपंत राय वर्सेस बारक चंद का लीडिंग केस है सेक्शन 10 पे। सेक्शन 11 पे आ जाइए, एसेंशियल्स क्या कहते हैं? सेम पार्टीज होनी चाहिए, सेम टाइटल होना चाहिए, सब्जेक्ट मैटर भी सेम होना चाहिए, कॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट्स भी होना चाहिए है, 2 सूट्स होने चाहिए। एक एडिशनल चीज़ यहाँ पे ये है कि यहाँ पे आपका जो डिसीजन है यानी कि जजमेंट आ गया है, फाइनली डिसाइडेड होना चाहिए, फाइनली डिसाइडेड मैटर होना चाहिए आपका, FD मैंने इसीलिए यहाँ पे लिखा है शॉर्ट फॉर्म में आपको याद रखने के लिए, ठीक है। सेम पार्टी, सेम टाइटल, सब्जेक्ट मैटर, कॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट, 2 सूट्स एंड फाइनली डिसाइडेड। 8 एक्सप्लेनेशंस हैं धमाकेदार, बहुत 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 इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। सेक्शन 11 रेस जुडिकाटा के बारे में बात करता है और इस पे हम लोगों ने 3 केस लॉज देखे, दरियाओं का केस देखा, नवाब हुसैन का केस देखा और डचेस वर्सेस किंगस्टन का केस देखा। इसका जो एक्सप्लेनेशन 4 है याद रखिएगा, कंस्ट्रक्टिव RJ के बारे में बात करता है, दैट इज कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा। क्लियर हो गई। अब सेक्शन 12 कहता है बार टू फर्दर सूट, यानी कि अब इसके बाद आप सूट नहीं इंस्टीट्यूट करेंगे। और कौन से मैटर्स दिए गए हैं देखिए, सेक्शन क्या कहता है? सेक्शन कहता है वेयर अ प्लेंटिफ इज प्रिक्लूडेड बाय रूल्स फ्रॉम इंस्टीट्यूटिंग अ फर्दर सूट in respect of any particular cause or action, he shall not be entitled to institute a suit in respect of such cause of action, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैटर्स निकल के आ रहे हैं CPC में वो मैंने मेंशन किए हैं, ऑर्डर 2 रूल 2 में, उसके बाद बार लगा हुआ है, फर्दर सूट आप नहीं ला सकते हैं, ऑर्डर 9 रूल 9, ऑर्डर 22 रूल 9, ऑर्डर 21 रूल 1। क्लियर हो गई बात। अब 13, 14 जो है वो फॉरेन जजमेंट से रिलेटेड है। सबसे पहले सेक्शन 13 क्या कहता है? व्हेन फॉरेन जजमेंट इज नॉट कंक्लूसिव, वैसे तो कंक्लूसिवनेस मानी जाएगी, यहाँ पे जनरली क्या कहा गया है सेक्शन में? अ फॉरेन जजमेंट शैल बी कंक्लूसिव एज टू एनी मैटर डायरेक्टली एडजुडिकेटेड अपॉन बिटवीन द पार्टीज, ठीक है। लेकिन कौन से मैटर्स में इसको कंक्लूसिव नहीं माना जाएगा? अगर उस फॉरेन जजमेंट को आपने फ्रॉड के थ्रू ऑब्टेन किया है, या कोर्ट जो थी वो जिसने प्रोनाउंस किया है फॉरेन जजमेंट वो इनकॉम्पिटेंट थी, या उसने किसी इंटरनेशनल लॉ को रिकॉग्नाइज नहीं किया अपने फॉरेन जजमेंट में, नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट है वो जजमेंट जो है वो मेरिट्स पे नहीं डिसाइड किया गया है, इंडियन लॉ का ब्रीच है, फेस ऑफ रिकॉर्ड पे ही वो गलत लग रहा है, तो ऐसे केसेस में ये फॉरेन जजमेंट कंक्लूसिव नहीं होगा। और सेक्शन 14 जो है वो इसके प्रिजम्पशन की बात करता है, तो प्रिजम्पशन एज टू फॉरेन जजमेंट्स आपको सेक्शन 14 में मिलेंगे। यहाँ पे अगर फॉरेन जजमेंट की सर्टिफाइड कॉपीज होती हैं तो इसको प्रिज्यूम किया जाएगा कि ये सही है, इसकी जो जेन्युइननेस है उसको सही माना जाएगा, ये जेन्युइन है, ठीक है। लेकिन अगर वांट ऑफ जुरिसडिक्शन पे आप उसकी जेन्युइननेस को डिस्प्रूव भी कर सकते हैं सेक्शन 14 में। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग करेंगे प्लेस ऑफ सुइंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
सेक्शन 15 जो है सबसे पहला सेक्शन प्लेस ऑफ सुइंग में कहता है कोर्ट्स इन विच सूट टू बी इंस्टीट्यूटेड, तो क्लियरली मेंशन करता है कौन से कोर्ट में आप इंस्टीट्यूट करोगे। सबसे पहले आप सूट इंस्टीट्यूट करोगे इन द कोर्ट ऑफ द लोएस्ट ग्रेड, यानी कि ये नहीं कि अगर आपका कोई सिविल मैटर, कोई सिविल राइट आपकी इन्फ्रिंज हुई है तो सीधे आप सुप्रीम कोर्ट जा रहे हो। सबसे पहले आप लोअर कोर्ट में जाओगे, फिर आप हायर जुडिशरी के पास जाओगे, फिर आप हाईएस्ट कोर्ट के पास जाओगे, दैट इज द सुप्रीम कोर्ट। क्लियर हो गई बात। तो जनरल सेक्शन है सेक्शन 16। ये सारी चीज़ें भी ऑलरेडी हम लोगों ने प्लेस ऑफ सुइंग भी कवर किया हुआ है, तो आप लेक्चर्स में डिटेल में भी देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे 90%, 80 to 90% जो सेक्शंस हैं ऑलरेडी करवा दिए, तो ये बार बार अच्छा भी लगेगा रिपीट करना, ये ध्यान रखिएगा। आप लेक्चर्स में फाइंड कर सकते हैं, और अगर आपको कोई स्पेसिफिक सेक्शन के ऊपर वीडियो देखना है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा, और अगर उसके ऊपर हमारे लेक्चर मिल जाएंगे तो हम लोग ज़रूर आपको जवाब देंगे कमेंट सेक्शन में। क्लियर हो गई बात। सेक्शन 15 हो गया। सेक्शन 16 कहता है सूट टू बी इंस्टीट्यूटेड बाय द सब्जेक्ट मैटर सिचुएटेड। ठीक है, अब इसके जो इंस्टेंसेस हैं इसको हम लोग आगे देखेंगे। सेक्शन 17 पे आ जाइए। सूट्स फॉर इमूव, देखो दो बातें यहाँ पे याद रखना। सबसे पहले डिफरेंट कोर्ट्स कहाँ दिया हुआ है, सेक्शन 17, और अनसर्टेनिटी है जहाँ पे, वो कहाँ पे दिया है, सेक्शन 18। ठीक है, तो दो बातें हैं, 17 में डिफरेंट कोर्ट्स है और 18 में आपका अनसर्टेनिटी है, जहाँ पे अनसर्टेन है कि कहाँ पे इंस्टीट्यूट किया जाएगा। ठीक है, तो 17 कहता है सूट्स फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ डिफरेंट कोर्ट्स। तो ऐसे केसेस में एनी ऑफ द टू कोर्ट्स, अगर डिफरेंट कोर्ट्स में आ रहा है तो ये जो इंस्टीट्यूट करना चाह रहा है सूट, जो प्लेंटिफ है, वो चाहे एनी ऑफ द टू कोर्ट्स का रिजॉर्ट ले सकता है। उसी तरह से सेक्शन 18 प्लेस ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट वेयर द लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट आर अनसर्टेन, जहाँ पे अनसर्टेनिटी है तो ऐसे केसेस में भी एनी ऑफ द टू कोर्ट्स में आप इंस्टीट्यूट कर सकते हैं सूट। सेक्शन 18 कहता है वेयर इट इज अलेज्ड टू बी अनसर्टेन विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ विच ऑफ टू और मोर कोर्ट्स एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड। एक्चुअली यहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी किस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में सिचुएट कर रही है, वो अगर अनसर्टेन हो रहा है तो आप एनी ऑफ द टू कोर्ट्स में सूट को इंस्टीट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, सेक्शन 19 में बात करी गई है सूट्स फॉर कॉम्पनसेशन फॉर रॉन्ग्स टू पर्सन्स या मूवेबल्स, यानी कि रॉन्ग जो है वो पर्सन्स को है या मूवेबल्स को है, तो ऐसे केसेस में आइदर ऑफ द सेट कोर्ट में आप सूट को इंस्टीट्यूट कर सकते हैं जहाँ पे ये रॉन्ग जो है कमिट हुआ है, और या फिर वहाँ पे जहाँ पे डिफेंडेंट रिसाइड कर रहा है। इसके जो इलस्ट्रेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला इलस्ट्रेशन कहता है ए रिसाइडिंग इन दिल्ली बीट्स बी इन कैलकाटा, बी में सू ए आइदर इन कैलकाटा और इन दिल्ली। तो ये इलस्ट्रेशंस आपको पढ़ लेने हैं, याद रख लेने हैं, क्योंकि इसको प्रीलिम्स में पूछा जाता है, और इसको अगर आप अपने एग्जाम में भी लिखोगे तो भी आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, सेक्शन 19 हो गया। सेक्शन 20 रेसिडुअरी सेक्शन है। अदर सूट्स टू बी इंस्टीट्यूटेड बाय द डिफेंडेंट रिसाइड्स और द कॉज ऑफ एक्शन अराइजेस। रेसिडुअरी सेक्शंस हैं जो 15, 16, 17, 18, 19, 20 में नहीं कवर्ड है, वो आपको 20 सेक्शन 20 में कवर्ड मिलेगा। ठीक है, अब हम लोग प्लेस ऑफ सुइंग में सेक्शन 16 को कवर करेंगे। सूट्स टू बी इंस्टीट्यूटेड बाय द सब्जेक्ट मैटर सिचुएट। तो यहाँ पे किसके किसके बारे में बात करी गई है। सबसे पहले अगर कोई रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, चाहे विद रेंट है या विदाउट रेंट है, या फिर कोई पार्टीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर है, या फोरक्लोजर, सेल, रिडेम्पशन, मॉर्गेज या चार्ज से रिलेटेड मैटर है, या फिर डिटर्मिनेशन ऑफ एनी अदर राइट और इंटरेस्ट, उसके बाद कॉम्पनसेशन ऑफ फॉर रॉन्ग से रिलेटेड मैटर है, या फिर मूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी से रिलेटेड मैटर है। ठीक है, वो प्रॉपर्टी जो है डिस्ट्रेंट में है या अटैचमेंट में है, तो ऐसे केसेस में कहाँ पे आप इंस्टीट्यूट करोगे, विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ द जुरिस्डिक्शन वेयर द सब्जेक्ट मैटर इज बीन सिचुएटेड। ठीक है, इसका किसी ने मुझसे प्रोविजो के बारे में पूछा था। प्रोवाइजो जो है वो मैंने शायद नहीं कवर किया। इसका प्रोवाइजो कहता है प्रोवाइडेड दैट अ सूट टू ऑब्टेन रिलीफ रिस्पेक्टिंग और कॉम्पनसेशन फॉर रॉन्ग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी हेल्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द डिफेंडेंट मे वेयर द रिलीफ सॉट can be entirely obtained through his personal obedience be instituted in either court within the local limits of whose jurisdiction the property is situated, or in the court where the local limits of whose jurisdiction the defendant actually or voluntarily resides, carries on business or personally works for gain। और एक्सप्लेनेशन कहता है in this section property means property situated in India। तो सिंपल सा प्रोवाइजो है, प्रोसीजर बता रहा है कि कहाँ पे इंस्टीट्यूट होगा। क्लियर हो गई बात।
आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सेक्शन 21 बात करता है ऑब्जेक्शंस की। तो सबसे पहली बात इसमें याद रखने वाली ये है कि जो भी ऑब्जेक्शंस हैं आपको, किसी भी मैटर में जो भी ऑब्जेक्शंस है आपको, वो आप कब रेज करोगे, आप रेज करोगे एट दी फर्स्ट इंस्टेंस। सबसे पहले आपको वो ऑब्जेक्शन रेज करना है, उसके बाद ही आप उसके बाद प्रोसीड करोगे, क्योंकि लेटर ऑन स्टेज पे आपको अलाउ नहीं किया जाएगा कि आप कोई ऑब्जेक्शन रेज करो। ठीक है, अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी जैसे ही आपको मिलती है, चाहे वो जुरिस्डिक्शन से रिलेटेड मैटर हो, चाहे वो पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन से रिलेटेड आपको ऑब्जेक्शन हो, वो आप अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी जब आपको मिली है तभी आप उसको रेज करो। ठीक है, मान के चलो आपको प्लेस ऑफ सोइंग से रिलेटेड ऑब्जेक्शन है। ठीक है, कॉम्पिटेंसी ऑफ द कोर्ट यानी कि पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन से रिलेटेड आपको कोई ऑब्जेक्शन है। ठीक है, या फिर आपको एग्जीक्यूटिंग जो कोर्ट है उसकी कॉम्पिटेंसी से रिलेटेड कोई ऑब्जेक्शन है कि क्या ये लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिस्डिक्शन से रिलेटेड आपको उसके लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिस्डिक्शन से रिलेटेड कोई ऑब्जेक्शन है। तो ऐसे केसेस में आपको अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी जब मिली है, यानी कि फर्स्ट इंस्टेंस में भी आपको अपना ऑब्जेक्शन रेज करना होगा। इसको भी हम लोगों ने कवर किया हुआ है। 21A बात करता है बार ऑन सूट टू सेट असाइड डिक्री ऑन ऑब्जेक्शन एज टू प्लेस ऑफ सुइंग। तो यहाँ पे जहाँ पे वैलिडिटी ऑफ डिक्री, जहाँ पे फॉरवर्ड सूट में वैलिडिटी ऑफ डिक्रीज के बारे में कोई सवाल अगर उठाया जा रहा है, तो ऐसे केसेस में बार लगाया हुआ है कि आप सेट असाइड कर दीजिए डिक्री ऑन द ऑब्जेक्शन एज टू प्लेस ऑफ सुइंग। तो ऐसा नहीं किया जाएगा। सेक्शंस 22, 23, 24 और 25 ये ट्रांसफर से रिलेटेड बात करते हैं। सेक्शन 22 में पावर टू ट्रांसफर सूट्स विच मे बी इंस्टीट्यूटेड इन मोर देन वन कोर्ट के बारे में बताया गया है। तो ऐसे केसेस में अगर डिफेंडेंट चाहे अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी जब उसको मिली है तो वो ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर सकता है। 23 में टू व्हाट कोर्ट एप्लीकेशन लाइज वेयर सेवरल कोर्ट्स हैव जुरिस्डिक्शन, हाई कोर्ट को लाई करेगा और साथ ही साथ एपेलेट कोर्ट को भी लाई कर सकता है इन सर्टेन सिचुएशंस। सेक्शन 23 इसके बारे में डील करता है। सेक्शन 24 बात करता है जनरल पावर ऑफ ट्रांसफर एंड विड्रॉल। इसको कई बार प्रीलिम्स में पूछा गया है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे पार्टीज के एप्लीकेशन पे या सुओ मोटो ऑन कोर्ट ऑन इट्स ओन मोशन क्या कर सकता है, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास ये पावर है क्या करने की, ट्रांसफर कर सकता है, किसी भी केस को विड्रॉ कर सकता है, चाहे तो किसी भी केस को रीट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, ये जनरल पावर ऑफ ट्रांसफर एंड विड्रॉल है। सेक्शन 25 में सुप्रीम कोर्ट की पावर दी है ट्रांसफर करने की सूट्स। तो ये एप्लीकेशन ऑफ पार्टीज पे सुप्रीम कोर्ट चाहे इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस में एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर सकती है किसी भी सूट को। और यहाँ पे अगर कोई फॉल्स या वेक्सेशियस कोई भी सूट अगर इंस्टीट्यूट किया गया एप्लीकेशन, तो ऐसे केसेस में 2000 रुपए का फाइन भी ठोक सकती है सुप्रीम कोर्ट। अब देखिए, अब सेक्शन 26 में हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, और इसको हम लोग मिला के पढ़ते हैं कौन से सेक्शन के साथ, कौन से ऑर्डर के साथ, ऑर्डर नंबर 4। ठीक है, अब यहाँ पे जो इसका सबसेक्शन 2 है, अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1999 से ऐड किया गया था, इसके सबसेक्शन 2 को, इसमें एफिडेविट की बात करी गई है। ठीक है, इसमें एफिडेविट की बात करी गई है। अब हम लोग बात करेंगे समन्स एंड डिस्कवरी की। सेक्शन 27 समन्स टू डिफेंडेंट्स के बारे में बात करता है, नॉट बियॉन्ड 30 डेज। इसको आप जो है ऑर्डर 5 के साथ मिला के पढ़ेंगे। ठीक है, सेक्शन 27 कहता है वेयर अ सूट हैज बीन ड्यूली इंस्टीट्यूटेड अ समन्स मे बी इशूड टू द डिफेंडेंट टू अपीयर एंड आंसर द क्लेम एंड मे बी सर्व्ड इन मैनर प्रिस्क्राइब्ड ऑन सच डे नॉट बियॉन्ड 30 डेज। तो ये जो 30 डेज का टाइम पीरियड है ना, ये आपको याद रखना है फ्रॉम द डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। सेक्शन 28 सर्विस ऑफ समन्स वेयर डिफेंडेंट रिसाइड्स इन अनदर स्टेट। तो यहाँ पे उस पर्टिकुलर स्टेट के जो रूल्स है उसको फॉलो करके आप सर्विस करवा सकते हैं समन्स की। 29 में फॉरेन समन्स की बात करी गई। 30 में पावर टू ऑर्डर डिस्कवरी एंड द लाइक, यानी कि यहाँ पे कोर्ट के पास पावर है। सेक्शन 30 में हम लोगों ने सेक्शन 30 भी किया हुआ है कि नेसेसरी ऑर्डर जो है कोर्ट इशू कर सकता है, किस लिए, यहाँ पे डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन के लिए, इंटेरोगेटरीज के लिए, एडमिशंस के लिए, इम्पाउंडिंग एंड रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट्स के लिए, इन सबको फुलफिल कराने के लिए वो नेसेसरी ऑर्डर्स कोर्ट चाहे कर सकता है। सेक्शन 31 में समन्स टू विटनेस, यानी कि सेक्शंस 27, 28 और 29, तो यहाँ पे जो प्रोसीजर है उसको आप फॉलो कर सकते हैं। इसलिए समन्स आप जब भेजते हैं किसी एविडेंस के लिए या फिर किसी डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस कराने के लिए, तो ऐसे केसेस में सेक्शंस 27, 28 और 29 की जो प्रोसीडिंग्स है वो भी एप्लीकेबल इस पे होंगी। ठीक है,
सेक्शन 32 बात करता है पेनल्टी फॉर डिफॉल्ट की। देखिए क्या कहता है यहाँ पे, कोर्ट में कंपेल द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन whom a summon has been issued under section 30 and for that purpose may issue a warrant। यहाँ पे वारंट इशू कर सकता है कोर्ट, may issue a warrant, attach and sell his property, attach and sell his property, और साथ ही साथ यहाँ पे 5,000 रुपये तक का फाइन भी कोर्ट चाहे तो इम्पोज कर सकता है, नॉट एक्सीडिंग 5,000। साथ ही साथ कोर्ट चाहे, चौथी बात बोली गई है, ऑर्डर हिम टू फर्निश सिक्योरिटी फॉर हिज अपीयरेंस एंड इन डिफॉल्ट कमिट हिम टू सिविल प्रिजन। तो यहाँ पे सिविल प्रिजन भी भेज सकता है, सीपी कैनॉट प्लेस नहीं, सिविल प्रिजन। ठीक है, सेक्शन 32। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग आते हैं पार्ट 1 पे। अब आप बोलोगे मैम पार्ट 1 यहाँ से शुरू हुआ है? जी हाँ, पार्ट 1 यहाँ से ही शुरू हुआ है, वो सूट्स वहाँ पे आपकी जनरल बात करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पार्ट 1 में सबसे पहले जजमेंट एंड डिक्री। सेक्शन 33 जजमेंट डिक्री की बात करता है, कहता है कि कोर्ट एक जजमेंट प्रोनाउंस करेगा एंड डिक्री शैल फॉलो इट। तो ऑर्डर 20 जो है जजमेंट और डिक्री दोनों के बारे में ही बात करता है ऑफ सीपीसी, ऑर्डर 20। ठीक है, और डिक्री डिफाइंड है सेक्शन 2 सब क्लॉज 2 में, सब सेक्शन 2 में, और ऑर्डर डिफाइंड है आपके सेक्शन 2 के सेक्शन 14 में। क्लियर हो गई बात? अब देखिए सेक्शन 34 में इंटरेस्ट की बात करी गई है, और इंटरेस्ट में आपको सिर्फ याद रखना है कि 6% पर एनम की बात करी है। ठीक है, तो यहाँ पे पेमेंट ऑफ मनी से रिलेटेड अगर कोई भी मैटर है तो ऐसे केसेस में 6% पर एनम जो है इंटरेस्ट कोर्ट के द्वारा लगाया जा सकता है। सेक्शन 35 बात करता है कॉस्ट की, इसको आपको पढ़ना है ऑर्डर 20A के साथ, इट इज़ टू बी रेड विथ ऑर्डर 20A ऑफ सीपीसी। ठीक है, इसको भी हम लोगों ने किया हुआ है। ठीक है, 35 है कॉम्पनसेटरी कॉस्ट की बात करता है, यहाँ पे जो अमाउंट है 3,000 रुपये का वो याद रखना है, और 35B में कॉस्ट फॉर कॉजिंग डिले। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एग्जीक्यूशन से रिलेटेड प्रोविजंस हैं। पार्ट 2 शुरू हो जाता है जनरल। सबसे पहले सेक्शन 36 कहता है एप्लीकेशन टू ऑर्डर्स। ये कहता है कि जो एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री से रिलेटेड जो भी प्रोविजंस है ना, वो एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर्स पे भी एप्लीकेबल होंगे। सेक्शन 37 बात करता है कोर्ट विच पास द डिक्री, इसको हम लोग ने बहुत डिटेल में किया हुआ है। सेक्शन 37 कोर्ट विच पास द डिक्री, तो इसमें ये इंस्टेंस बताया गया है कि कौन से कोर्ट को माना जाएगा, कौन सा कोर्ट है विच इज़ द कोर्ट विच पास द डिक्री। तो बेसिकली इसमें 3 कोर्ट्स के बारे में बात करी गई। सबसे पहले यहाँ पे अगर एपेलाट जुरिस्डिक्शन में डिक्री जो है वो पास हुई है तो फर्स्ट इंस्टेंस का कोर्ट माना जाएगा हु हैज़ पास द डिक्री। उसके बाद अगर फर्स्ट इंस्टेंस का जो कोर्ट है इट इज सीज टू एग्जिस्ट, वो अभी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, या फिर उसने अपना जुरिस्डिक्शन जो है वो खो दिया है, तो ऐसे केसेस में फर्स्ट इंस्टेंस का कोर्ट किसको माना जाएगा? उस टाइम पे जब सूट इंस्टीट्यूट हुआ था, उस केस में अगर जिस भी कोर्ट के पास जब सूट इंस्टीट्यूट हुआ था उसी कोर्ट की तरह, जहाँ पे सूट इंस्टीट्यूट हुआ था उसी कोर्ट की तरह जुरिस्डिक्शन होगा, उसको माना जाएगा द कोर्ट विच पास द डिक्री। क्लियर हो गई बात? अब सेक्शन 38 जो है वो बात करता है कोर्ट बाय विच द डिक्री मे बी एग्जीक्यूटेड। 2 कोर्ट्स के बारे में बात करिए, पहला द कोर्ट विच पास द डिक्री, या फिर ट्रांसफरी कोर्ट जहाँ पे डिक्री को ट्रांसफर किया गया है। ट्रांसफर क्यों किया जाएगा? सेक्शन 39 बात करता है ट्रांसफर ऑफ डिक्री की। देखिए ट्रांसफर ऑफ डिक्री कई सारे सिचुएशन में हो सकता है, एक डिस्क्रिशनरी पावर होती है। ट्रांसफर कब करेंगे? देखिए सबसे पहले इसमें बेयर एक्ट में दिया हुआ है, इफ द पर्सन अगेंस्ट whom a decree is passed is actually or voluntarily residing, personally works for gain the local limits of the jurisdiction of some other court। ठीक है, तो ये यहाँ पे रिसाइड ही नहीं करता है। दूसरी बात यहाँ पे जो करी है, इफ सच पर्सन हैज नॉट अ प्रॉपर्टी सिचुएटेड, यहाँ पे प्रॉपर्टी सिचुएट नहीं करी या फिर इनसफिशिएंट प्रॉपर्टी है, सेटिस्फैक्शन नहीं हो पाएगा डिक्री का। ठीक है, तो फिर आप जो है ट्रांसफर कर देंगे। तीसरी बात यहाँ पे करिए, डायरेक्ट द सेल और डिलीवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड द लोकल लिमिट्स ऑफ द जुरिस्डिक्शन। अब यहाँ पे अगर मान के चलिए कोर्ट डायरेक्ट कर रहा है कि ये जो एग्जीक्यूशन होगा या ये डिक्री का फुलफिलमेंट होगा आउटसाइड, तो यहाँ पे ऐसे केसेस में भी आप ट्रांसफ़र कर देंगे डिक्री को, और उसके ट्रांसफ़र कर देंगे डिक्री को। उसके बाद इफ़ द कोर्ट विच पास द डिक्री कंसिडर्स फॉर एनी अदर रीज़न, तो यहाँ पे कोई और रीज़न भी हो सकता है। सेक्शन 40 ट्रांसफ़र ऑफ डिक्री टू द कोर्ट इन अनदर स्टेट, बिल्कुल आप कर सकते हैं किसी और स्टेट में भी। तो यहाँ पे एग्जीक्यूशन, जब आप एग्जीक्यूशन के लिए किसी डिक्री को भेज रहे हैं किसी दूसरे स्टेट में, तो जो भी रूल्स हैं उस पर्टिकुलर स्टेट के उसको फॉलो करना होगा।
सेक्शन 41 बात करता है रिजल्ट ऑफ एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग को आप सर्टिफाई करेंगे। सेक्शन 42 पावर्स ऑफ द कोर्ट इन एग्जीक्यूटिंग ट्रांसफर डिक्री क्या होगी, इक्वल पावर होगी। तो सेक्शन 43 में एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्रीज पास बाय सिविल कोर्ट्स इन प्लेसेस टू विच द कोर्ट डज नॉट एक्सटेंड, तो ऐसे केसेस में भी एप्लीकेबिलिटी हो सकती है सेक्शंस की, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर पे जब सीपीसी एप्लीकेबल नहीं था तो भी बहुत सारे प्रोविजंस ऐसे थे जिनको एक्सटेंड किया जाता था। सेक्शन 44 बात करता है एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्रीज पास बाय रेवेन्यू कोर्ट्स इन प्लेसेस टू विच दिस कोर्ट डज नॉट एक्सटेंड, उसी तरह से इनकी भी एप्लीकेबिलिटी होगी। 44A बात करता है रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरीज के। ये सारे सेक्शंस इतने ज़्यादा आपको इंपॉर्टेंट नहीं है जानने के लिए, लेकिन तब भी एक ब्रीफ आउटलुक आप ले सकते हैं। 45 एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्रीज आउटसाइड इंडिया, बिल्कुल किया जा सकता है डिक्रीज को एग्जीक्यूट आउटसाइड इंडिया। सेक्शन कहता है सो मच ऑफ द फोरगोइंग सेक्शंस इन दिस पार्ट as empowers a court to send a decree to execution to another court in any state to send a decree for execution to any court established by the authority of the central government outside India। किसी भी ऐसे कोर्ट में भी आप भेज सकते हैं एग्जीक्यूशन के लिए जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू ऑथराइज किया गया है, उसको बनाया गया है आउटसाइड इंडिया, ठीक है। टू विच द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट डिक्लेयर्ड दैट दिस सेक्शन हैज़ टू अप्लाई, तो स्टेट गवर्नमेंट जो है डिक्लेयर करेगी ये सेक्शन उस कोड पे भी अप्लाई कर रहा है। सेक्शन 46 बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिसेप्ट्स के बारे में बात करता है। एक जुडिशियल ऑर्डर होता है और ये 2 महीने तक की वैलिड होता है। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 47 जो है वो बात करता है क्वेश्चंस टू बी डिटरमाइंड बाय द एग्जीक्यूटिंग कोर्ट, यानी कि एग्जीक्यूटिंग डिक्री बाय द कोर्ट, जो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट है वो कौन से क्वेश्चंस को डिटरमाइन करेगा, सारे क्वेश्चंस को डिटरमाइन कर सकता है, लेकिन बस वो मॉडिफाई नहीं कर सकता है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं कि वो मॉडिफाई करे, तो ऐसे केसेस में मॉडिफाई या वेरी या रिवर्स नहीं कर सकता है कोई भी चीज़। बाकी सारे ही क्वेश्चंस जो हैं, जो भी पार्टीज के बीच में अराइज हो रहे हैं, वो डिटरमाइन किए जा सकते हैं बाय द कोर्ट एग्जीक्यूटिंग द डिक्री। सेक्शन 48 रिपील्ड है। 49 बात करता है ट्रांसफरी कौन होगा, और सेक्शन 50 बात करता है एलआर की। ट्रांसफरी, एवरी ट्रांसफरी क्या कहता है सेक्शन 49, एवरी ट्रांसफरी ऑफ अ डिक्री शैल होल्ड द सेम सब्जेक्ट टू द डिक्री, सेम सब्जेक्ट टू द इक्विटीज इफ एनी विच द जजमेंट डेटर माइट हैव एनफोर्स्ड अगेंस्ट द ओरिजिनल डिक्री होल्डर। तो जो चीज़ें जजमेंट डेटर ने डिक्री होल्डर के अगेंस्ट होल्ड करके रखी थी, जो भी इक्विटीज थी, वो जो है वो ट्रांसफरी भी होल्ड करके रखेगा। सेक्शन 50 एलआर की बात करता है लीगल रिप्रेजेंटेटिव। सेक्शन 52 और सेक्शन 146 के साथ इसको आप मिला के भी पढ़ सकते हैं। अब देखिए एग्जीक्यूशन में प्रोसीजर। सेक्शन 51 बात करता है पावर्स ऑफ द कोर्ट टू एनफोर्स एग्जीक्यूशन, यानी कि मोड्स ऑफ एग्जीक्यूशन। इस पे जॉली वर्गीज वर्सेस बैंक ऑफ कोचिन का लीडिंग केस लॉ है, याद रखिएगा किस तरह से मोड्स होंगे। बाय डिलीवरी, बाय अटैचमेंट एंड सेल और सेल विदाउट अटैचमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी, अरेस्ट एंड डिटेंशन, अपॉइंटिंग अ रिसीवर एंड एनी अदर मैनर। सेक्शन 52 में बात करी गई है एनफोर्समेंट ऑफ डिक्री अगेंस्ट द लीगल रिप्रेजेंटेटिव। तो यहाँ पे एलआर के अगेंस्ट भी डिक्री को एनफोर्स किया जा सकता है, जहाँ पे एलआर जो है डिसीज पर्सन को, एलआर वही होता है जो डिसीज पर्सन के एस्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। सेक्शन 53 बात करता है लाइबिलिटी ऑफ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, क्या लाइबिलिटी होगी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की। और सेक्शन 54 में पार्टीशन ऑफ एस्टेट और सेपरेशन ऑफ शेयर, इसके बारे में जो प्रोसीजर है वो बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। अब अरेस्ट एंड डिटेंशन से रिलेटेड प्रोविजंस हैं सेक्शन 55 से लेकर के सेक्शन 59 में। सेक्शन 55 बात करता है अरेस्ट एंड डिटेंशन की, और सेक्शन 55 का जो प्रोविजन 2 है उसमें पर्दा नशीन विमेन के बारे में भी बताया है कि क्या प्रोसीजर फॉलो होगा। उनको पहले नोटिस दिया जाएगा, अगर वो चली जाती हैं तो आप वहाँ पे आप नहीं एंटर करेंगे। यहाँ पे अगर कोई ड्वेलिंग हाउस है, ठीक है, कोई ड्वेलिंग हाउस है यानी कोई रेसिडेंशियल प्लेस है, तो वहाँ पे आप सूरज ढलने के बाद और सूरज उगने से पहले नहीं जाएंगे। ये सारी चीज़ें बताई हैं, ठीक है। सेक्शन 56 जो है ये बात करता है कि जहाँ पे अरेस्ट एंड डिटेंशन ऑफ विमेंस के बारे में बात करी गई है, और एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री की बेसिकली जो मैटर है वो एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री फॉर मनी से रिलेटेड है। तो ऐसे केसेस में आप विमेन को जो है अरेस्ट नहीं करेंगे, इसमें प्रोहिबिट किया गया है। सेक्शन 56 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन 57 सब्सिस्टेंस अलाउंस के बारे में बात करता है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है एक स्केल को फिक्स करेगी किस तरह से जजमेंट डेटर को आप सब्सिस्टेंस अलाउंस देंगे।
सेक्शन 58 बात करता है डिटेंशन एंड रिलीज की, यानी कि अगर कोई ऐसा अमाउंट था जो सम ऑफ मनी जो है वो 5,000 से ज़्यादा है तो आपको 3 महीने तक डिटेन किया जा सकता है, और अगर अमाउंट जो है वो 2,000 से ज़्यादा है और 5,000 रुपये से कम है तो आपको 6 वीक्स तक के डिटेन किया जा सकता है। सेक्शन 59 बात करता है रिलीज ऑन द ग्राउंड ऑफ इलनेस, यानी कि इलनेस के कारण अगर आपका कोई फिट स्टेट ऑफ हेल्थ नहीं है तो आपको रिलीज किया जा सकता है। सेक्शन 59 बात करता है। अब यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 60। सेक्शन 60 बात करता है प्रॉपर्टी लायबल टू अटैचमेंट एंड सेल इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। देखिए, एग्जीक्यूशन से रिलेटेड जो ऑर्डर है वो है ऑर्डर 21, ठीक है। ऑर्डर 21 एग्जीक्यूशन से रिलेटेड। अच्छा, एक बात यहाँ पे आप समझिए, डिक्री पास कर दी कोर्ट ने, ठीक है, जजमेंट पास किया और डिक्री उसको फॉलो कर रही है। डिक्री क्या करती है? कंक्लूसिवली डिटरमाइन करती है आपके राइट्स को। डिक्री पास होने के बाद क्या सूट एंड हो जाता है? क्या सूट वहाँ पे एंड हो जाएगा? जी नहीं, सूट नहीं होगा एंड। अगर डिक्री में जो भी आया है, अगर जजमेंट डेटर जो है वो अगर उसको कंप्लाई नहीं करता है तो आप उसको उस डिक्री के एग्जीक्यूशन में जाते हैं, यानी कि आप कोर्ट के पास जाते हैं, कहते हैं कि आपने जज साहब ये डिक्री पास करी थी लेकिन जजमेंट डेटर ने माना नहीं, अब आप ही इसको एग्जीक्यूट करवाइए, ठीक है। आप ये कहोगे कि आप ही इसको एग्जीक्यूट कराइए। तो एग्जीक्यूशन में बहुत सारे प्रोसीजर हैं, जैसे कि हम लोगों ने देखा कि एग्जीक्यूटिंग कोर्ट कौन कौन से क्वेश्चंस को डिटरमाइन कर सकती है, मोड ऑफ एग्जीक्यूशन क्या होगा, उसी तरह से अटैचमेंट, क्या क्या चीज़ें अटैच हो सकती हैं, ये बताया हुआ है इसमें। तो सेक्शन 60 जो है ये बताता है कि कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो अटैच करी जा सकती है और सेल करी जा सकती है इन द एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी प्रॉपर्टीज अटैच करी जा सकती हैं वो ज़्यादा बार पूछी जाती है एग्जाम में, तो वो मैंने मेंशन कर दिया है। अच्छा, बहुत लंबी लिस्ट है, इसको आपको सेक्शन 60 को चाहो तो आप बेयर एक्ट में पढ़ सकते हो। सेक्शन 60 में जो मेन आप अटैच कर सकते हैं कोर्ट वो है लैंड, हाउसेस, बिल्डिंग्स, गुड्स, मनी, बैंक नोट्स, चेक्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, हुंडीज, प्रोमिसरी नोट्स एक्सेट्रा। और जो नहीं अटैच कर सकती है, कॉमन सेंस लगा के सोचिए, कोर्ट क्या नहीं अटैच कर पाएगी? नेसेसरी वेयरिंग अपैरल्स, यानी कि जो कपड़े रोज़मर्रा के पहनने के हैं, कोई बर्तन है रोज़मर्रा के, उनके खाने के बर्तन हैं, या कोई मान के चलिए अगर एग्रीकल्चर, अगर कोई फार्मर है, कोई खेती करता है और उसके जो भी टूल्स हैं वो सब नहीं आप अटैच करेंगे। और साथ ही साथ इन दोनों से सवाल बनता है 1/3 ऑफ द सैलरी, जहाँ पे आपकी मेंटेनेंस से रिलेटेड है सेक्शन 60 में, तो 1/3 ऑफ द सैलरी एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री अगर मेंटेनेंस से रिलेटेड है तो ऐसे केसेस में आप अटैच नहीं करोगे। साथ ही साथ राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस ये भी दिया हुआ है, जो 1/3 ऑफ द सैलरी है ये आपका दिया हुआ है 1A में, ठीक है, IA ऑफ सेक्शन 60, क्या अटैच नहीं किया जाएगा उसकी पूरी लिस्ट है। और राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस जो है वो भी आप अटैच नहीं करेंगे, ठीक है। और ये दिया हुआ है N में, ये बार बार प्रीलिम्स से पूछा है तो इसको मैंने हाईलाइट करके लिख दिया है। क्लियर हो गई बात। सेक्शन 61 बात करता है पार्शियल एग्जेम्पशन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, यानी कि टाइम पीरियड के हिसाब से ये भी देखा जाएगा कि क्या टाइम पीरियड है। अगर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जो है, जो भी खेती बाड़ी निकल के आ रही है, वो अगर आपको अटैच करना है तो उसमें क्या एग्जेम्प्ट किया जाएगा, सेक्शन 61 उसके बारे में बात करता है। सेक्शन 62 बात करता है सीजर ऑफ प्रॉपर्टी इन ड्वेलिंग हाउस, आफ्टर सनसेट और बिफोर सनराइज आप एंटर नहीं करेंगे। प्रॉपर्टी को किस तरह से, ड्वेलिंग हाउस क्या होता है? रेसिडेंशियल हाउस होता है जहाँ पे लोग रह रहे होते हैं। तो सेक्शन 62 बेसिकली सीजर, तो यहाँ पे सबसे पहला सब सेक्शन क्या कहता है? नो पर्सन एग्जीक्यूटिंग इन एनी प्रोसेस अंडर दिस कोड डायरेक्टिंग और ऑथराइजिंग सीजर ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी शैल एंटर इन ए ड्वेलिंग हाउस आफ्टर सनसेट और बिफोर सनराइज। क्लियर हो गई बात। ये दिया हुआ है आपके ड्वेलिंग हाउस की बात। सेक्शन 63 जो है बात करता है प्रॉपर्टी अटैच इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्रीज ऑफ सेवरल कोर्ट्स। और सेक्शन 64 में, सेक्शन 64 कई बार पूछा गया, याद रखिएगा, प्राइवेट एलिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी आफ्टर अटैचमेंट, इसको वॉइड बताया गया है। एलिनेशन मतलब क्या होता है? आप बेच नहीं सकते हो, तो प्राइवेटली अगर आप बेचना चाह रहे हो प्रॉपर्टी को आफ्टर अटैचमेंट, वो वॉइड होगा। चुप्पे चुप्पे आपका अटैचमेंट ऑर्डर आ गया, उसके बाद आप उस प्रॉपर्टी को निकालना चाह रहे हो कि बिक जाए, तो वो आपको रोक लगाई गई है। सेक्शन 65 परचेजर्स टाइटल के बारे में बात करता है। सेक्शन 66 रिपील्ड है। सेक्शन 67 में पावर फॉर स्टेट गवर्नमेंट टू मेक रूल्स एज टू सेल्स ऑफ लैंड इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्रीज फॉर द पेमेंट ऑफ मनी, इसमें स्टेट गवर्नमेंट की पावर है
तो ऐसे केसेस में जहाँ पे वैल्यू फिक्स करनी होती है, बेसिकली वैल्यू फिक्स करने के लिए जो है ये स्टेट गवर्नमेंट की पावर है, वो रूल्स बना सकती है। क्लियर हो गई बात। और सेक्शन 65 जो परचेजर्स टाइटल की बात करता है, वो ये कहता है कि जहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो सेल करी गई है, उसको बेच दिया गया है, तो ये परचेजर्स का टाइटल, जो परचेजर का टाइटल है, वो जिस दिन से बेची गई है उस दिन से ही उस पर इम्पोज कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे माना जाएगा कि जब प्रॉपर्टी बेची गई है, ठीक है, तभी से माना जाएगा कि उसका टाइटल था परचेजर का, ये नहीं कि जब सेल एब्सोल्यूट करी गई है तब। ठीक है, अब यहाँ पे सेक्शन 68 से लेकर के 72 रिपील्ड है, और सेक्शन 73 जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स की बात करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन क्या कहता है कि एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री में जो असेट्स होती हैं वो किस तरह से आप डिस्ट्रीब्यूट करेगा कोर्ट, वो होगा रेटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। डिक्री होल्डर्स जो हैं उनके अकॉर्डिंग ये कैसे आप उसको बांटोगे, बंटवारा कैसे होगा, इसका बंटवारे का कॉन्सेप्ट है ऑफ रेटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये बताया गया है सेक्शन 73 में, पूरा एक प्रोसीजर बताया किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करोगे अगर एक या एक से अधिक डिक्री होल्डर्स हैं। सेक्शन 74 रेजिस्टेंस टू एग्जीक्यूशन। ठीक है, यहाँ पे अगर कोई भी इंसान रेजिस्ट कर रहा है एग्जीक्यूशन, तो यहाँ पे ये हद तक है कि उसको सिविल प्रिजन में भी आप डाल सकते हो 30 दिन तक की। सेक्शन 74 इसके बारे में बात करता है। अब आ जाता है पार्ट थर्ड हमारा, जो बात करता है सबसे पहले इंसिडेंटल प्रोसीडिंग्स में कमीशंस की। सेक्शन 75 पावर ऑफ कोर्ट टू इशू कमीशंस। किस लिए कमीशन इशू किया जा सकता है? किसी भी इंसान को एग्जामिन करने के लिए, लोकल इन्वेस्टिगेशन को हेल्ड करने के लिए, किसी भी अकाउंट को एडजस्ट करने के लिए, साइंटिफिक, टेक्निकल या एक्सपर्ट इन्वेस्टिगेशन के लिए, किसी भी मिनिस्टीरियल एक्ट के लिए आप कमीशंस को इशू कर सकते हैं। सेक्शन 76 बात करता है कमीशन टू अनदर कोर्ट। किसी भी स्टेट में आप कमीशन इशू कर सकते हैं जहाँ पे जो पर्सन है जिसको आपको एग्जामिन करना है, उसके अकाउंट्स को एग्जामिन करना है, वो वहाँ पे रेसाइड करता है। सेक्शन 77 इंपॉर्टेंट सेक्शन है, कई बार पूछा गया है, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट की बात करता है। तो कमीशंस के लिeu में, यानी कि कमीशंस के प्लेस पे आप लेटर ऑफ रिक्वेस्ट को भी इशू कर सकते हो जहाँ पे विटनेस जो है इंडिया में नहीं है। ठीक है, सेक्शन 78 बात करता है कमीशंस इशूड बाय फॉरेन कोर्ट्स। तो एक्सेप्टेबल होते हैं जो भी कमीशंस फॉरेन कोर्ट्स के द्वारा इशू किए जाते हैं, वो भी इंडिया में एक्सेप्टेबल होते हैं। सेक्शन 78 देखिए क्या कहता है, subject to such conditions and limitations as may be prescribed, the provisions as to execution and return of commissions for examination of witnesses shall apply to commissions issued by or as the instance of courts situated in any part of India to which the provisions of this code do not apply, courts established by the central government, courts of any state or country outside India। तो ये उसी तरह से applicable होता है commissions by foreign courts। सेक्शन 78। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे सूट्स बाय और अगेंस्ट गवर्नमेंट, इसको हम लोगों ने अच्छे तरीके से करा हुआ है एक सेपरेट लेक्चर में डिटेल में। सेक्शन 79 बात करता है सूट्स बाय और अगेंस्ट गवर्नमेंट की, कि सूट्स बाय और अगेंस्ट गवर्नमेंट आप इंस्टीट्यूट कर सकते हैं। प्लेंटिफ कौन होगा, डिफेंडेंट कौन होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट होगा, स्टेट गवर्नमेंट होगा, ये क्लियरली बताया हुआ है। सेक्शन 80 एक इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन बताता है, डॉक्ट्रिन ऑफ नोटिस की। 2 महीने का टाइम पीरियड देना ही देना है अगर आप किसी गवर्नमेंट पब्लिक ऑफिसर के अगेंस्ट अगर आप कोई सूट इंस्टीट्यूट कराना चाहते हो तो आपको 2 महीने का नोटिस देना है। अब यहाँ पे बताया गया है कि कौन किसके अगेंस्ट किसको आप नोटिस इशू करोगे। सेंट्रल गवर्नमेंट के केस में आप सेक्रेटरी को नोटिस इशू करोगे, और स्टेट गवर्नमेंट के केस में सेक्रेटरी को या कलेक्टर को करोगे। रेलवेज के केस में आप जनरल मैनेजर को करोगे। ठीक है, और सेक्शन 81 बात करता है एग्जेम्पशन फ्रॉम अरेस्ट एंड पर्सनल अपीयरेंस। यहाँ पे सेक्शन 81 में क्लियरली कहा हुआ है, इन अ सूट इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट अ पब्लिक ऑफिसर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्ट परपोर्टिंग टू बी डन बाय हिम इन हिज ऑफिशियल, यहाँ पे ऑफिशियल कैपेसिटी में आपने कोई भी एक्ट किया है तो आपको एग्जेम्पशन मिलेगा। यहाँ पे डिफेंडेंट को आप अरेस्ट नहीं करेंगे, ना ही उसकी प्रॉपर्टी को आप अटैच करेंगे एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री में। और अगर कोर्ट को ये लगता है कि डिफेंडेंट जो है अपनी जो पब्लिक ड्यूटी है, जो अपनी ड्यूटी करने में अगर किसी जनरल पब्लिक को हार्म कर रहा है, तो इससे बेटर है कि वो अपनी ड्यूटी को पूरा करे। साथ ही साथ सेक्शन 82 में एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री की बात करी गई है। ऐसे केसेस में
तो इसमें 3 महीने का टाइम पीरियड दिया है, 3 महीने का ये मैंडेटरी टाइम पीरियड आपको फुलफिल करना ही करना है। 3 महीने का आप नोटिस दोगे पहले, इतना एक बीच का वैक्यूम पीरियड दोगे एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री से पहले। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एलियंस से रिलेटेड जो भी प्रोविजंस है वो दिए हैं। 83 में दिया है व्हेन एलियंस में सू, तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेके वो सू कर सकते हैं। 84 में व्हेन फॉरेन स्टेट्स में सू। 85 में पर्सन स्पेशली अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट टू प्रोसिक्यूट और डिफेंड ऑन बिहाफ ऑफ फॉरेन रूलर्स। ये जो है स्पेशली जो अपॉइंट किए गए हैं, तो ये उस पर्टिकुलर कंट्री जहाँ से आप आ रहे हो, अपॉइंट करे गए हो, जहाँ पे स्पेशली अपॉइंट करे गए हो, तो उस पर्टिकुलर जो भी कंट्री से आप आए हो वहाँ से आपको परमिशन लेना ज़रूरी होता है। देखिए, may sue in competent court provided the object of the suit is to enforce a private right vested in the ruler of such state। उस पर्टिकुलर रूलर की जो प्राइवेट राइट है उसको आप डिफेंड करना चाहते हो, ठीक है, पब्लिक कैपेसिटी में। 86 में सूट्स अगेंस्ट फॉरेन रूलर्स, एम्बेसडर्स एंड एनवॉयज। 87 में स्टाइल ऑफ फॉरेन रूलर्स एज पार्टीज टू सूट्स। 87A में डेफिनेशन दिया हुआ है फॉरेन स्टेट और रूलर की। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 87 बी जो है एप्लीकेशन ऑफ सेक्शंस 85, 86 टू रूलर्स ऑफ फॉर्मर इंडियन स्टेट्स। ये जो एलियन से रिलेटेड प्रोविजंस हैं इतने ज़्यादा आपको डीपली नहीं पढ़ने, बस आपको जनरली उसका एक बार ये देख लेना है कहाँ कहाँ से लेकर के कहाँ कहाँ तक के दिए हुए हैं। अब आ जाता है सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन 88, इंटरप्लीडर सूट की बात करता है। सेक्शन 88 को आप ऑर्डर 35 के साथ मिला के पढ़ेंगे। इंटरप्लीडर सूट क्या होता है? जहाँ पे प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के बीच का मैटर नहीं होता है, बल्कि मैटर जो होता है वो डिफेंडेंट्स के बीच का होता है। द रियल डिस्प्यूट इज बिटवीन द डिफेंडेंट्स, और प्लेंटिफ का कोई रोल नहीं होता है। प्लेंटिफ सिर्फ और सिर्फ अपना खर्चा पानी मांगता है कोर्ट से। ये सूट मैं आप लोग के सामने लाया हूँ, बस जो खर्चा लगा है वो आप दे दो, बाकी इन दोनों में निपटार दो कि किसकी प्रॉपर्टी किसके पास जाने वाली है। सेक्शन 89 अच्छे से कवर कर लिया है हम लोग ने। ADR, आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, मीडिएशन या लोक अदालत आउटसाइड द कोर्ट सेटलमेंट किस तरह से होगा। 89 को आप ऑर्डर 10 के रूल 1A, 1B और 1C के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। सेक्शन 90 बात करता है स्पेशल केस की। पावर टू स्टेट केस फॉर ओपिनियन ऑफ कोर्ट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? ये एक यूनिक प्रोविजन है, ये एक यूनिक प्रोविजन है सिविल कोर्ट के एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन का। कोई नहीं बताएगा आपको ये बात आपको कहीं से नहीं पता चल सकती कि सिविल कोर्ट का एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन कहाँ है। सेक्शन 90 में। सेक्शन 90 देखिए क्या कहता है। वेर एनी पर्सन अग्री इन राइटिंग टू स्टेट अ केस फॉर द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट, देन द कोर्ट शैल ट्राई एंड डिटरमाइन द सेम इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड। सेक्शन 90। आगे बढ़ते हैं। 91, 92, 93 अच्छे से कवर किया हुआ है। सेक्शन 91 पब्लिक न्यूसेंसेस। यहाँ पे एडवोकेट जनरल जो है वो सूट को लेके जाता है, याद रखिएगा, इंस्टीट्यूट किया जाता है उसके थ्रू, ठीक है। तो सेक्शन 91 हम लोगों ने किया हुआ है। 92 पब्लिक चैरिटीज़ यानी कि पब्लिक ट्रस्ट से रिलेटेड अगर कोई मैटर है तो ऐसे केसेस में क्या होगा, सूट इंस्टीट्यूट करवा के ट्रस्टी को अगर हटाना है, रिमूव कराना है, तो ये पब्लिक चैरिटीज़ के मैटर्स हैं। और 93 एक्सरसाइज ऑफ पावर्स ऑफ एडवोकेट जनरल आउटसाइड द प्रेसिडेंसी टाउन। प्रेसिडेंसी टाउन से रिलेटेड है। 91, 92 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेक्शन 94 एज यूजुअल सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग कई बार करा हुआ है हम लोगों ने। किस लिए आप इशू करोगे? इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस के लिए, ठीक है, इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस के लिए, या फिर टू प्रिवेंट द एंड्स ऑफ जस्टिस फ्रॉम बीइंग डिफीटेड। एंड्स ऑफ जस्टिस जो है वो डिफीट होने के लिए अगर आपको बचाना है तो आप क्या कर सकते हो? अरेस्ट का ऑर्डर कर सकते हो, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, टेम्पररी इंजंक्शन, रिसीवर को अपॉइंट कर सकते हो, या इंटरलॉकुटरी ऑर्डर्स भी इशू कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारे ऑर्डर 38, ऑर्डर 39, ऑर्डर 40 तीनों कवर होते हैं सेक्शन 94 के साथ। आपको इन तीनों ही ऑर्डर्स को पढ़ना होगा। सेक्शन 95 कॉम्पनसेशन की बात करता है। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, याद रखिएगा। कॉम्पनसेशन फॉर ऑब्टेनिंग अरेस्ट, अटैचमेंट या टेम्पररी इंजंक्शन ऑन इनसफिशिएंट ग्राउंड। मान के चलिए किसी ने सूट इंस्टीट्यूट किया और कॉम्पनसेशन जो है किसको दिया जाएगा? 50,000 रुपये तक का कॉम्पनसेशन दिया जा सकता है अगर फॉल्स सूट आपने इंस्टीट्यूट किया और उसका अरेस्ट हो गया है, उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया है, टेम्पररी इंजंक्शन इशू हो गया है इनसफिशिएंट ग्राउंड पे, तो ऐसे केसेस में 50,000 रुपये तक का भी आप फाइन इम्पोज कर सकते हो। 1999 के अमेंडमेंट एक्ट से इस अमाउंट को बढ़ाया गया था। अब आ गए हमारे अपील्स के प्रोविजंस। फर्स्ट अपील
इसको आप ऑर्डर 41 के साथ पढ़ोगे। 96 अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री पास्ट एक्स पार्टे, आप अपील में जा सकते हो। सेक्शन 97 बात करता है अपील फ्रॉम द फाइनल डिक्री, कोई भी ऐसी अपील जो आप फाइनल डिक्री के थ्रू प्रेफर कर रहे हो, उस केस में आप प्रीलिमिनरी डिक्री की करेक्टनेस को डिस्प्यूट नहीं करोगे। सेक्शन 98 डिसीजन वेयर अपील इज हर्ड बाय 2 और मोर जजेस, तो उनकी मेजॉरिटी के थ्रू ही पास किया जाएगा। सेक्शन 95 नो डिक्री टू बी रिवर्स्ड और मॉडिफाइड फॉर एरर और इरेगुलरिटी नॉट अफेक्टिंग द मेरिट्स, लेकिन अगर मेरिट्स को अफेक्ट कर रहा है तो ऐसे केसेस में आप रिवर्स भी कर सकते हो और मॉडिफाई भी कर सकते हैं। 99A बात करता है नो ऑर्डर अंडर सेक्शन 47 टू बी रिवर्स्ड और मॉडिफाइड अनलेस डिसीजन ऑफ द केस इज प्री जुडिशली अफेक्टेड। क्लियर हो गई बात। अब अपील्स फ्रॉम अपीलेट डिक्रीज ऑर्डर 42 के साथ आप इसको पढ़ेंगे, दैट इज द सेकेंड अपील। इसको लाए करता है, हाई कोर्ट को लाए करेगा। सेकेंड अपील जो है सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन द कोड और बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, एन अपील शैल लाई टू द हाई कोर्ट फ्रॉम एवरी डिक्री passed in appeal by any court subordinate to the high court if the high court is satisfied that the question involves what? Substantial question of law. The case involves substantial question of law. सेक्शन 100A क्या बात करता है? सेक्शन 100A बात करता है अगर कोई भी अपील जो है वो सिंगल जज के द्वारा डिसाइड करी गई तो ऐसे केसेस में कोई भी फर्दर अपील नहीं होगी। 101 बात करता है सेकंड अपील ऑन नो अदर ग्राउंड्स, यानी कि उन्हीं ग्राउंड्स पे होगा जो सेक्शन 100 में मेंशन्ड है, दैट इज द सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। 102 बात करता है नो सेकंड अपील इन सर्टेन केसेस, यानी कि 25,000 के यहाँ पे लिमिट लगी हुई है। एक्चुअली यहाँ पे नो सेकंड अपील शैल लाई, सेक्शन कहता है फ्रॉम एनी डिक्री when the subject matter of the original suit is for the recovery of money not exceeding 25,000 rupees। 103 बात करता है पावर ऑफ द हाई कोर्ट टू डिटरमाइन इश्यूज ऑफ फैक्ट, तो सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, क्वेश्चन ऑफ लॉ भी हो सकता है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट भी हो सकता है, क्वेश्चन ऑफ मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट भी हो सकता है। तो हाई कोर्ट की पावर है इश्यूज ऑफ फैक्ट को किस तरह से डिटरमाइन करा जाएगा, कर सकता है हाई कोर्ट ऐसे केसेस में। और यहाँ पे सेकेंड अपील से रिलेटेड चुन्नीलाल वी मेहता का केस है, चुन्नीलाल मेहता का केस है, वो याद रखिएगा। चुन्नीलाल मेहता का केस याद रखिएगा, इस पॉइंट पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अपील्स फ्रॉम ऑर्डर्स, और सेक्शन 104 से लेकर के 106 तक की अपील फ्रॉम ऑर्डर्स के बारे में बात करता है। ऑर्डर्स फ्रॉम विच अपील लाइज, इसको भी हम लोग आगे करेंगे। अदर ऑर्डर्स के केस में भी अपील लाई करेगी जहाँ पे कोई एरर है, कोई डिफेक्ट है या कोई इरेगुलरिटी है। सेक्शन 106 व्हाट कोर्ट्स टू हियर अपील्स, कौन से वो कोर्ट्स होंगे जो हियर करेंगे अपील्स को, तो सेक्शन 106 में क्लियरली मेंशन्ड है कि यहाँ पे वेयर एन अपील फ्रॉम एनी ऑर्डर इज अलाउड इट शैल लाई टू द कोर्ट टू विच एन अपील वुड लाई फ्रॉम द डिक्री इन द सूट इन विच सच ऑर्डर वॉज मेड और वेयर सच ऑर्डर इज मेड बाय अ कोर्ट नॉट बीइंग अ हाई कोर्ट इन द एक्सरसाइज ऑफ अपीलेट जुरिसडिक्शन, तो फिर यह हाई कोर्ट को लाई करेगी। क्लियर हो गई बात। तो या तो हाई कोर्ट को लाई करेगी या फिर अदर कोर्ट्स को लाई करेगी, अदर कोर्ट्स विच इज सुपीरियर टू द कोर्ट जिसने डिक्री पास करी है, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं सेक्शन 107 पे। सेक्शन 107 बात करता है पावर्स ऑफ अपीलेट। अपीलेट कोर्ट की क्या पावर्स होगी? देखिए सबसे पहले जो मेन पावर है कि वो केस को डिटरमाइन कर सकता है फाइनली, साथ ही साथ चाहे तो केस को रिमांड कर सकता है, इश्यूज को फ्रेम कर सकता है, ट्रायल के लिए फॉरवर्ड कर सकता है इश्यूज को फ्रेम करने के बाद, और ट्रायल कोर्ट चाहे अपीलेट कोर्ट चाहे तो एडिशनल एविडेंस भी ले सकता है, सेक्शन 107 में बताया है। सेक्शन 108 बात करता है प्रोसीजर इन अपील्स फ्रॉम अपीलेट डिक्री एंड ऑर्डर्स। अपील्स के केसेस में क्या प्रोसीजर फॉलो करा जाएगा, सेक्शन 108 बताता है। सेक्शन 108 कहता है कि द प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट रिलेटिंग टू अपील्स फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री shall so far as may be applied to appeals from appellate decrees from orders made under this code or under any special or local law, वहाँ पे भी अप्लाई करेगा। प्रोसीजर बताया हुआ है। सेक्शन 104 जो अभी मैंने आप लोगों से डिस्कस किया, इसमें कौन कौन से ऑर्डर्स के अगेंस्ट जो है अपील लाई करेगी, ठीक है। मान के चलिए सेक्शन 35A में कोई ऑर्डर इशू करा जहाँ पे फॉल्स और वेक्सेशियस क्लेम्स हैं, है ना, तो ऐसे केसेस में अगर कोई ऑर्डर पास हो गया तो वहाँ पे अपील लाई करेगी।
सेक्शन 91 जहाँ पे पब्लिक न्यूसेंस से रिलेटेड अगर कोई मैटर है और ऑर्डर पास हो गया है। सेक्शन 92 अगर चैरिटीज से रिलेटेड कोई मैटर है और उसमें ऑर्डर पास हो गया है। सेक्शन 95 यानी कि अगर कॉम्पनसेशन के लिए कोई ऑर्डर पास हुआ है जहाँ पे अरेस्ट हो गया, अटैचमेंट हो गया है, टेम्परेरी इंजंक्शन इशू किया है, या फिर कोई भी ऐसा ऑर्डर जहाँ पे फाइन इम्पोज किया जा रहा है या अरेस्ट और डिटेंशन के लिए आपको ऑर्डर किया जा रहा है, डायरेक्ट किया जा रहा है, तो ऐसे केसेस में अपील लाई करेगी। सेक्शन 104 क्लियरली मेंशन करता है। सेक्शन 109 जो है वो बात करता है, यहाँ पे हम लोगों ने, आपने आई होप समझ गए हो, 108 तक कवर कर लिया है यहाँ तक की, और यहाँ पे इलेबोरेट फॉर्म में हम लोगों ने सेक्शन 104 को कवर किया है। अब हम लोग देख रहे हैं सेक्शन 109 कब सुप्रीम कोर्ट को अपील लाई करती है। ऑर्डर 45 को इसके साथ आप पढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट में आप अपील लाए तभी कर सकते हैं जब कोई सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है, या फिर हाई कोर्ट को ये लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ही इसको डिसाइड कर सकती है ऐसे मैटर को, तो सुप्रीम कोर्ट पे अपील लाई करती है। 110 से लेकर के 111A तक की रिपील्ड है और 112 सेविंग क्लॉज है। क्या कहता है? नथिंग कंटेन्ड इन दिस कोड शैल बी डीम्ड टू अफेक्ट द पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। कोई भी ऐसा रूल जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है, कोई भी ऐसा रूल जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है, तो बेसिकली ये सेव करता है सुप्रीम कोर्ट के बनाए हुए रूल्स को, साथ ही साथ आर्टिकल 136 में जो सुप्रीम कोर्ट की पावर है उसको। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे रेफरेंस रिव्यू रिवीजन से रिलेटेड प्रोविजंस हैं, और इसका जो लेक्चर है ये आप देख सकते हैं, इसको आप लोग डिटेल में कर सकते हैं। रेफरेंस किसको लाई करता है? हाई कोर्ट को लाई करता है। यहाँ पे हाई कोर्ट को रेफरेंस लाई करता है। साथ ही साथ रिव्यू का जो पावर है वो सेम कोर्ट एक्सरसाइज करता है, सेम कोर्ट में रिव्यू का पावर मिलता है, और रिवीजन जो है वो भी हाई कोर्ट के द्वारा ही किया जाता है। क्लियर हो गई बात? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 116, यहाँ पे पार्ट आपका जो 9 है वो शुरू हो गया है। स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू हाई कोर्ट्स नॉट बीइंग द कोर्ट ऑफ अ जुडिशियल कमिश्नर। तो इतनी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस नहीं है, इनको खाली हम लोग सरसरी तौर पे रीड कर लेते हैं। सेक्शन 116 पार्ट टू अप्लाई ओनली टू सर्टन हाई कोर्ट्स। एप्लीकेशन ऑफ द कोर्ट टू हाई कोर्ट्स 118 बात करता है एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री बिफोर एसर्टेनमेंट्स ऑफ कॉस्ट। सेक्शन 119 में बात करी गई है अनऑथराइज पर्सन्स नॉट टू एड्रेस द कोर्ट। 119 बात करता है जो अनऑथराइज पर्सन है वो एड्रेस नहीं करेंगे कोर्ट को। और सेक्शन 120 जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है, प्रोविजंस नॉट एप्लीकेबल टू हाई कोर्ट इन ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शन। क्या कहता है? द फॉलोइंग प्रोविजंस शैल नॉट अप्लाई टू द हाई कोर्ट in exercise of its original civil jurisdiction, namely sections 16, 17 and 20। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे आपके हाई कोर्ट से रिलेटेड प्रोविजंस हैं, स्पेशल प्रोविजंस हैं, और वो कोर्ट हो जो जुडिशियल कमिश्नर का कोर्ट ना हो। अब यहाँ पे रूल से रिलेटेड प्रोविजंस हैं। सेक्शन 121 बात करता है इफेक्ट्स ऑफ रूल्स इन फर्स्ट शेड्यूल। क्या इफेक्ट होगा? The rules in first schedule shall have the effect as if enacted in the body of this court until annulled or altered in accordance with the provisions of this part। यानी कि उसको उसी तरह का रूल होगा जिस तरह से इस कोड में उसको इंसर्ट किया गया है, जब तक कि उसको ऑल्टर नहीं किया जाता, उसको अमेंड नहीं किया जाता है। सेक्शन 122 बात करता है पावर ऑफ सर्टन हाई कोर्ट्स टू मेक रूल्स। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हाई कोर्ट चाहे तो अपने खुद के प्रोसीजर के लिए रूल बना सकता है, और चाहे तो वो सिविल कोर्ट्स के प्रोसीजर के लिए भी रूल्स बना सकता है। सेक्शन 122 को याद रखिएगा, ये हाई कोर्ट के रूल मेकिंग पावर है। क्या है? ये हाई कोर्ट की रूल मेकिंग पावर है। तो हाई कोर्ट अपने लिए रूल बना सकता है और चाहे तो सिविल कोर्ट्स के लिए भी रूल बना सकता है। 123 में बात करी गई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रूल्स कमेटी इन सर्टन स्टेट्स। यहाँ पे रूल्स कमेटी को भी कॉन्स्टिट्यूट किया जा सकता है। 124 में कमिटी टू रिपोर्ट द हाई कोर्ट। 125 में पावर ऑफ अदर हाई कोर्ट्स टू मेक रूल्स। 126 में रूल्स टू बी सब्जेक्ट टू अप्रूवल, यानी कि ये जो रूल्स हैं उनको अप्रूवल लेने की भी जरूरत होती है। रूल्स मेड अंडर द फॉरगोइंग प्रोविजन शैल बी सब्जेक्ट टू द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट इन विच द कोर्ट हुज प्रोसीजर द रूल्स रेगुलेट इज सिचुएटेड। तो उस स्टेट से आपको, उस स्टेट गवर्नमेंट से एक्चुअली आपको अप्रूवल लेना होता है। ठीक है। सेक्शन 127 बात करता है पब्लिकेशन ऑफ रूल्स की। क्या कहता है? रूल्स सो मेड एंड अप्रूव शैल बी पब्लिश्ड इन व्हाट इन द ऑफिशियल गजेट and shall from the date of publication or from such other date as may be specified have the same force and effect within the local limits of the jurisdiction of the high court which made them। section 128 बात करता है matters for which rules may provide। कौन से matters में ये rules जो हैं आप mention करेंगे। section 129 में power of the high courts to make rules as to their original civil procedure।
सेक्शन 130 बात करता है पावर ऑफ अदर हाई कोर्ट्स टू मेक रूल्स एज टू मैटर्स अदर देन प्रोसीजर, और सेक्शन 131 में पब्लिकेशन ऑफ रूल्स की बात करी गई है। सेक्शन 130 में रूल्स मेड इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 129 और 130 शैल बी पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल गजेट, ये बताया गया है सेक्शन 131 में। अब सेक्शन 132 हम लोग देखेंगे, मिसलेनियस प्रोविजंस हैं और मिसलेनियस प्रोविजन से कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं। सेक्शन 132 बात करता है एग्जेम्पशन ऑफ सर्टेन वुमेन फ्रॉम पर्सनल अपीयरेंस। तो कस्टम्स और मैनर्स के थ्रू अगर किसी विमेन को पब्लिक प्लेस पे जाने से रुकावट है, जैसे कि पर्दा नशीन लेडी, या अगर आप देखें जो लेडीज घूंघट डालती हैं, तो ऐसे केसेस में उनको कंपेल नहीं किया जाएगा अपीयर करने के लिए। सेक्शन 133 बात करता है एग्जेम्पशन ऑफ अदर पर्सन की, यानी कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, स्पीकर, मिनिस्टर्स, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, चेयरमैन, जितने भी चेयरमैन हैं आपके जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के, इनको एग्जेम्प्ट किया गया है फ्रॉम अपीयरेंस। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे फॉलोइंग पर्सन शैल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पर्सनल अपीयरेंस क्लियरली बताया गया, जो लिस्ट दी हुई है आपको मिल जाएगी सेक्शन 133 में। सेक्शन 134 एक बहुत ही यूनिक प्रोविजन है। क्या कहता है? अरेस्ट अदर देन इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। ये कहता है कि द प्रोविजंस ऑफ सेक्शंस 55, 57 एंड 59 शैल अप्लाई सो फार एज मे बी टू ऑल पर्सन्स अरेस्टेड इन दिस कोड। सेक्शन 135 बात करता है एग्जेम्पशन फ्रॉम अरेस्ट अंडर सिविल प्रोसेस। तो यहाँ पे बेसिकली जजेस एंड मैजिस्ट्रेट्स की बात करी गई है, और क्या कहा गया है? नो जज, मैजिस्ट्रेट और अदर जुडिशियल ऑफिसर शैल बी लायबल टू अरेस्ट अंडर सिविल प्रोसेस वाइल गोइंग टू, जब कोर्ट जा रहे हैं, कोर्ट को प्रिसाइड कर रहे हैं या कोर्ट से रिटर्न कर रहे हैं, ऐसे केसेस में उनको अरेस्ट नहीं करेंगे। सेक्शन 135 ए कई बार एग्जाम में पूछा गया, एग्जेम्पशन ऑफ मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव बॉडीज फ्रॉम अरेस्ट एंड डिटेंशन अंडर सिविल प्रोसेस। तो यहाँ पे पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ एनी यूनियन टेरिटरी, अगर कोई जॉइंट सिटिंग हो रही है, अगर कोई मीटिंग हो रही है, तो ऐसे केसेस में उनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा, और इस मीटिंग के 40 दिन तक की आप उसको अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। ये सेक्शन 135 ए का प्रोविजन है। सेक्शन 136 बात करता है प्रोसीजर वेयर पर्सन टू बी अरेस्टेड और प्रॉपर्टी टू बी अटैच्ड आउटसाइड डिस्ट्रिक्ट। तो ऐसे केसेस में उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को आप इशू कर सकते हैं जहां पे पर्सन या उसकी प्रॉपर्टी रिसाइड कर रही है। सेक्शन 137 लैंग्वेज ऑफ सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में बताया है। तो यहाँ पे सेम एज हाई कोर्ट वो लैंग्वेज यूज करी जाएगी जो हाई कोर्ट्स के द्वारा यूज करी जा रही है, या ऐसी लैंग्वेज जो स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट करता है। वैसे जो कॉन्स्टिट्यूशन में ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड क्या प्रोविजन दिए हैं, और इंडिया में हमारे भारत में कौन सी लैंग्वेज है उसको ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह ट्रीट किया जाता है, कमेंट बॉक्स में बताइए। सेक्शन 138 बात करता है पावर ऑफ हाई कोर्ट की टू रिक्वायर एविडेंस टू बी रिकॉर्डेड इन इंग्लिश। ये सेक्शन 138 में पावर है कि हाई कोर्ट चाहे तो वो अपनी एविडेंस को, किसी की भी एविडेंस को इंग्लिश में रिकॉर्ड करवा सकता है। अब देखिए सेक्शन 139 बात करता है ओथ ऑन एफिडेविट बाय होम टू बी एडमिनिस्टर्ड। एफिडेविट पे ओथ कौन एडमिनिस्टर करवाएगा? कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट, कोई नोटरी, पर्सन जो हाई कोर्ट ने अपॉइंट करे हैं, पर्सन जो स्टेट गवर्नमेंट ने अपॉइंट करें, ये आपको ओथ दिला सकते हैं। सेक्शन 140 जो है वो असेसर्स की बात करता है, सैलवेज के रिलेटेड जो भी मैटर्स है उसमें। तो ये बेसिकली एडमिरलिटी और वाइस एडमिरलिटी जुरिस्डिक्शन है। सेक्शन 140 को आप पढ़ सकते हैं। सेक्शन 141 मिसलेनियस प्रोसीडिंग की बात करता है। सेक्शन 141 कहता है द प्रोसीजर प्रोवाइडेड इन दिस कोड in regard to suit shall be followed as far as it can be made applicable in all proceedings of civil jurisdiction. सेक्शन 142 कहता है ऑर्डर्स एंड नोटिसेस टू बी इन राइटिंग, ये राइटिंग में होने चाहिए, सेक्शन 142 में दिया हुआ है। ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है मिसलेनियस प्रोसीडिंग्स के, याद रखिएगा। 143 बात करता है पोस्टेज की, यानी कि सम्मन, नोटिस, लेटर एक्सेट्रा जो है, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो ऐसे केसेस में जो पोस्टेज है उसको रेमिट कर सकता है। Postage were chargeable on a notice, summons or letter issued under this code and forwarded by post, and the fee for registering the same shall be paid within the time which is fixed before the communication is made, provided that the state government may remit such postage, fee or both as may be prescribed. ठीक है। सेक्शन 144 एप्लीकेशन फॉर रेस्टिट्यूशन की बात करता है, अच्छे से हम लोगों ने किया हुआ, इक्विटेबल प्रिंसिपल है और इसका लिमिटेशन पीरियड क्या है, 14 साल का है।
सेक्शन 145 बात करता है इन्फोर्समेंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी। इसको आप लोग डिटेल में पढ़ सकते हैं, नॉट सो इम्पॉर्टेंट, लेकिन इन्फोर्समेंट किस तरह से श्योरिटी की लायबिलिटी को इन्फोर्स करा जाएगा ये सेक्शन 145 में दिया हुआ है। सेक्शन 146 बात करता है प्रोसीडिंग्स बाय और अगेंस्ट द रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है, किस तरह से रिप्रेजेंटेटिव के अगेंस्ट जो प्रोसीडिंग है वो चलेगी, ये दिया हुआ है। सेक्शन 147 में दिया है कंसेंट और अग्रीमेंट बाय पर्सन्स अंडर डिसेबिलिटी, यानी कि यहाँ पे दिया है जो भी सूट है जहाँ पे आपका नेक्स्ट फ्रेंड अपॉइंट किया गया है, ठीक है, जो भी इंसान है वो डिसेबल्ड है, वो अपना कंसेंट नहीं दे सकता है, तो जो भी इंसान उसका नेक्स्ट फ्रेंड की तरह बनाया गया है वो उसके जगह पे उसका कंसेंट दे सकता है और उसको लीगल माना जाता है। सेक्शन 148 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, एनलार्जमेंट ऑफ टाइम से रिलेटेड है। तो यहाँ पे दिया है कि नॉट मोर देन 30 डेज, कोर्ट चाहे तो टाइम को एनलार्ज कर सकता है लेकिन 30 दिन से अधिक एनलार्ज नहीं करेगा। सेक्शन 148A केवियाट से रिलेटेड है, 90 दिन का लिमिटेशन पीरियड होता है और केवियाट लॉन्च करके जो इंसान केवियाटर होता है वो इंटीमेशन लेता है केस का क्या मैटर चल रहा है। सेक्शन 149 जो है वो डेफिशिएंसी ऑफ कोर्ट फीस से रिलेटेड है, यहाँ पे अलाउ कर सकता है अगर डेफिशिएंसी है कोर्ट फीस पे करने की, और जब भी वो पे करेगा ये माना जाएगा कि उसने उसी टाइम पे पे करी है फी, शुरुआत में ही करी है। सेक्शन 150 जो है ट्रांसफर ऑफ बिजनेस से रिलेटेड है, जब किसी कोर्ट में बिजनेस जो है जो भी प्रोसीडिंग है कोर्ट की वो ट्रांसफर करी जाती है। सेक्शन 151 इनहेरेंट पावर से रिलेटेड है, एंड्स ऑफ जस्टिस बीइंग डिफीटेड एंड फ्रॉम प्रिवेंटिंग द अब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट। तो यहाँ पे जो है इनहेरेंट पावर से रिलेटेड मनोहर लाल का केस है वो याद रखिएगा। सेक्शन 152 अमेंडमेंट से रिलेटेड है, जजमेंट डिक्री का अमेंडमेंट, ऑर्डर का अमेंडमेंट जब क्लरिकल मिस्टेक है, कोई अरिथमेटिकल मिस्टेक है, कोई एक्सीडेंटल स्लिप है। सेक्शन 153 जनरल पावर टू अमेंड के बारे में बात करता है, कोई डिफेक्ट या कोई एरर है किसी रियल क्वेश्चन को डिटरमाइन करने के लिए उस पर्टिकुलर केस में। उसी तरह से सेक्शन 53A है जो कि अमेंडमेंट और डिक्री के बारे में बात करता है, डिक्री और ऑर्डर के अमेंडमेंट के बारे में बात करता है, और ये रिलेटेड है सेक्शन 41 के रूल 11 से। हम लोग यहाँ पे याद रखिएगा पार्ट 11 जो कि लास्ट पार्ट है उसको कवर कर रहे हैं। सेक्शन 153 भी जो है ओपन कोर्ट की बात करता है, उसको हम लोग ने जब पढ़ा था तो 327 CRPC से लिंक करके पढ़ा था। 154 से लेकर के 156 तक के जो प्रोविजंस है वो रिपील्ड है। सेक्शन 157 में कंटिन्यूएंस ऑफ ऑर्डर्स अंडर रिपील्ड इनैक्टमेंट्स, यानी कि जो इनैक्टमेंट्स रिपील हो गए उन ऑर्डर्स का कंटिन्यूएंस होगा, ये सेक्शन 157 बताता है। और सेक्शन 158 बोलता है रेफरेंस टू कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर एंड अदर रिपील्ड इनैक्टमेंट्स। बेसिकली सेक्शन 158 में इन एवरी इनैक्टमेंट और नोटिफिकेशन पास्ड or issued before the commencement of this code in which the reference is made to or any chapter or section of Act number 8 of 1859 जो CPC पुरानी थी 1859 की थी, और any code of civil procedure or any act amending the same or any other enactment hereby repeal कर दिया गया है, such reference shall so far as may be practicable be taken to be made टू दिस कोड और इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट, ऑर्डर और सेक्शन। ये माना जाएगा कि वो इस रूल में रेफरेंस किया गया है, इस एक्चुअली एक्ट में एक्ट नंबर 1908 में किया गया है। क्लियर हो गया? तो इसी के साथ जो भी सेक्शंस थे हमारे CPC से रिलेटेड, जो भी सेक्शंस थे, जो भी हम लोगों को रिवाइज करने थे, रैपिड रिविजन जो है हमारा पूरा होता है। और इसके बाद जो हमारा सेशन होने वाला है वो ऑर्डर्स से रिलेटेड होने वाला है। आई होप सेक्शंस का जो आपका सेशन है आज का वो आपको हेल्पफुल हुआ हो, बेनिफिशियल हुआ हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में ऑर्डर्स के साथ, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर एंड गुड बाय।